नमस्कार। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का पार्ट लेने जा रहा हूं, तो उसी कड़ी में हम ये अध्याय करने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें एक शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। इकोनॉमी या जिसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इस चीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, डेफिनेशन से पहले, किसी भी चीज को परिभाषित करने से पहले हमें उसके संदर्भ में, उसके कंटेक्स्ट में सारी की सारी जानकारी होना आवश्यक होती है। देखते हैं, मैं डेफिनेशन से पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूं। एक वर्ड होता है प्रोडक्शन, एक होता है कंजप्शन। किसी भी देश में दो तरह के प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है गुड्स का, या कह सकते हैं कमोडिटी का, या यूं कहें किसी भी चीज का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। उसके बाद सर्विसेज का, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात के साधन है। उसके अलावा जो बैंकिंग सिस्टम है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी की सारी सर्विसेज में आती है। तो किसी भी देश में जो प्रोडक्शन होता है दो तरह का होता है, गुड्स का, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, और सर्विसेज का। प्रोडक्शन होने के बाद वो चीजें कंज्यूमर के पास जाती है, कंजप्शन होता है। गुड्स का, कमोडिटी का कंजप्शन होता है, सर्विसेज को अवेल किया जाता है। ये दोनों काम होने से अर्थ उत्पन्न होता है, यानी मनी जनरेट होता है। उस मनी की जो मैनेजमेंट होती है या उस मनी का जो इस्तेमाल होता है, उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जनरल वर्ड्स में इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम, एज अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी एंड गुड्स टेक प्लेस, afterward consumption take place, then the generation of money take place, and then the utilization of that money in proper way for the development of the nation. This entire process, this entire system is known as economy. किसी भी चीज का उत्पादन होना, उसकी खपत होना, इन दोनों माध्यम की वजह से अर्थ यानी कि पैसे का जनरेशन होना, फिर उस पैसे का देश की उन्नति में, देश की प्रगति में इस्तेमाल करना, इस सारे प्रोसेस को अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी को जानने के पश्चात जो सेकंड एस्पेक्ट आता है उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या हिंदी में उसे आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी गतिविधि जिसको परफॉर्म करने के बाद, जिसको कंप्लीट करने के बाद हमें धन की प्राप्ति होती है। व्हाट इट्स मीन, व्हेन परफॉर्मिंग एनी ऑफ द एक्टिविटी वी आर गेटिंग मनी इन रिटर्न। That activity, that can be any of the activity, then can be selling of any product, that can be producing any services. By providing that services, by providing that product, when we are getting money in return, that activity can be termed as economic activity. आर्थिक गतिविधियां, जब किसी भी गतिविधि को करने के पश्चात हमें उसके एवज में, उसके बदले में पैसे की प्राप्ति होती है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद हमारे सामने आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि, द्वितीयक आर्थिक गतिविधि
तृतीयक आर्थिक गतिविधि। अब ये गतिविधियां होती क्या है, इसमें किन किन गतिविधियों को रखा जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। बड़ा साधारण है, बड़ा आसान है। आपको करना केवल इतना है कि मेरे शब्दों पर अक्षर अक्षर ध्यान देना है, उसको समझने का प्रयत्न करना। देखिएगा, वो सभी एक्टिविटी जिसमें जो प्रोडक्शन होता है, हिंदी में उसे उत्पादन कहते हैं, वो सारा का सारा नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के बाद होता है। यानी कि जो प्रोडक्शन होता है उसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि कृषि, एग्रीकल्चर में हम लैंड को यूटिलाइज करते हैं, और लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्सेज, भूमि का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद हम सॉयल का, वाटर का, ऑक्सीजन का, एयर का, नेचुरल मैन्योर का, वो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करने के बाद हमें क्रॉप की फसल की प्राप्ति होती है। इट्स मीन वी आर यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज विच वी आर एंडोर्ड बाय द नेचर एंड वी आर गेटिंग प्रोडक्शन इन रिटर्न। इट्स मीन ऑल दोज एक्टिविटी, वो सभी गतिविधियां इन विच वी आर यूटिलाइजिंग, वी आर मेकिंग यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, इन विच यू कैन से एग्रीकल्चर, डेयरी, ये सारे के सारे, मुर्गी फार्म भी इसमें आ जाता है, एनिमल रीडिंग इसमें आ जाता है। तो कहने का क्या अभिप्राय है कि वो सभी गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, इस्तेमाल होता है, उसके बाद उत्पादन होता है। सेकेंडरी या द्वितीयक क्या होता है, इसी में से निकलेगा। आप देखने का प्रयास करें, देखिएगा क्या होगा कि जब हमें प्राइमरी एक्टिविटी से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, उस रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिनिश गुड्स, तैयार माल के अंदर फिनिश गुड्स। तो वो सभी गतिविधियां जिसमें प्राथमिक रिसोर्सेज से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, प्रोसेस करने के बाद हम उसको फिनिश गुड्स में या तैयार माल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सभी प्रकार की गतिविधियां द्वितीयक आर्थिक गतिविधि कहलाती हैं। ऑल दोज एक्टिविटी in which we utilize the raw material which is obtained from the primary sector, primary activity, we processize it, we convert into the finished goods. All that activity which perform these conversion of raw material into the finished goods comes under secondary economic activity. इसमें आपकी फैक्ट्री आ जाती है, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं हर तरह की, जिसमें हम कच्चा माल लेते हैं और उसको कन्वर्ट माल में तैयार। जैसे हमने कपास लिया, ठीक है, कॉटन, रॉ कॉटन लिया, उस कॉटन को हमने क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया, रॉ मटेरियल लिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक इसी तरह से बड़ी बड़ी जो आयरन इंडस्ट्रीज हैं, उसमें हम मिनरल से आयरन को लेते हैं, आयरन से मशीन, आयरन को मोल्ड करके मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर रखेंगे। तो वी कैन से ऑल दैट एक्टिविटी which obtain the raw material from the primary sector and convert into the finished goods, that is known as secondary economic activity, right? I'm quite sure that primary economic activity and secondary economic activity is quite clear to you. Third one, तृतीयक, जिसको हम टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। देखिए, ये जो दोनों एक्टिविटीज हैं, इन दोनों एक्टिविटीज को जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो सेवाएं प्रदान करता है, उसको हम, उस एक्टिविटी को हम टर्सरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्राइमरी सेक्टर में क्रॉप हमें मिल गई, उस क्रॉप को हमने ट्रैक्टर में, ट्रक में या किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में उसको फील्ड से उठाया और उसको मंडियों तक पहुंचाया या उसको इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया। तो वो क्या किया, हमने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, एक तो फील्ड से कहां होगा, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में आने के बाद उसको प्रोसेसाइज किया जाएगा, उसके बाद वो फिनिश गुड जो होगा वो कहां आएगा, मार्केट के अंदर।
मार्केट में आएगा सेल परचेज होने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्विसेज हैं वो तृतीयक में यानी टर्सरी में आते हैं। इट्स मीन tertiary sector is also known as the service provider sector, which provide the services for the development purpose for primary and secondary activity. For example, transportation, for example, banking system, for example, insurance, education, health. All these service activities comes under tertiary economic activity. Okay, primary activity, प्राथमिक, secondary, द्वितीयक, tertiary, तृतीयक। इन तीनों को जान लेने के पश्चात जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा शीर्षक है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है वो भी तीन तरह के होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, tertiary sector of economy. It is very easy. As we have defined, all the primary economic activities comes under primary sector of economy. इसका क्या मतलब हुआ? जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले किया था कि वो सभी गतिविधियां जिसमें प्रोडक्शन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करके, शोषण कर, एक्सप्लोटेशन करके हम प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटी इसके अंदर आती है। एग्रीकल्चर है, फिशरी है, डेयरी है। ठीक उसी तरह से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आती हैं, जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसी तरह से दोनों को जो सपोर्ट करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहलाता है। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर व्हाट वी मीन बाय प्राइमरी economic activities and primary sector of economy. Same way, secondary economic activities or secondary sector of economy. All these are correlated. One or the other thing. You have required to just change the word. You will find primary economic activity and primary sector of economic activity almost same thing. But primary economic activities comes under the primary sector of economy. Same with this, same with this. I hope all these points are quite clear to you. What we mean by primary sector of economy, what we mean by secondary sector of economy, and what we mean by tertiary sector of economy. यहीं पर क्वेश्चन बनते हैं। इससे सबसे पहले क्वेश्चन बना था कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों या इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, और जो टाइप्स है, तीन जो टाइप मैंने बताए, अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, और इसी तरह से सेकेंडरी, इसी तरह से टर्सरी। ये इसके सवाल बनते हैं। आप साथ साथ इन सवालों को लिखेंगे और आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा मानना है कि ये कोई आवश्यक नहीं है आप किसी बहुत बड़े राइटर की डेफिनेशन को लिखें। यो आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपको समझ में आया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने सवाल आता है कि प्राथमिक आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफाइन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बड़ा सिंपल है, वो सभी प्रकार की एक्टिविटीज, गतिविधियां जिसमें प्रोडक्शन जो है, जिसमें उत्पादन जो है पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज पर, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है, वो आता है प्राइमरी सेक्टर में। तो डेफिनेशन आपको अपने शब्दों में लिखनी है जो आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आता है तो वापस जाइए, उसको दोबारा सुनिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, इसके बाद मैं कुछ आपको वर्ड्स बताना चाहूंगा जो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बार बार इस्तेमाल होने जा रहे हैं। एक शब्द है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हिंदी में हो गया उसका सकल घरेलू उत्पाद। ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो आपको इसको बड़ा क्लियर कट समझना है कि जो तीनों सेक्टर हैं, पहले आप समझ लें, डेफिनेशन बाद में बन जाएगी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी,
सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड टर्सरी और सर्विसेज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये जो तीन सेक्टर हैं, इन तीनों सेक्टर्स में जो भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो गुड्स का है चाहे वो सर्विसेज का है, उनके जो फिनिश गुड्स हैं, यहां पे जरूरी है कि आप फिनिश गुड्स से क्या समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने रॉ कॉटन लिया, रॉ कॉटन कच्चा कपास लिया, उसको इंडस्ट्री में भेज दिया। इंडस्ट्री में भेजने से क्या हुआ, वहां पर वो प्रोसेसाइज हुआ, उसको प्रोसेस किया गया, उससे क्लॉथ तैयार हुआ, कपड़ा तैयार हुआ। तो ये कपड़ा जो है प्रोसेसाइज होने के बाद इसको हम फिनिश गुड्स कहेंगे। फिर से तीनों सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का और सर्विसेज का, उनकी वैल्यू निकाली जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी। उस मनी को तीनों का अलग अलग प्लस कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, एक पर्टिकुलर कंट्री में, उसको हम जीडीपी कहते हैं। देखिए, इसको डिफाइन करेंगे, बड़ा आसान है। जीडीपी इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ मनी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इन अ पर्टिकुलर कंट्री कैन बी टर्म्ड एज जीडीपी। दोबारा से देखेंगे, तीनों सेक्टर्स में जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उनकी जो फिनिश गुड्स होती है, उनकी वैल्यू को ऐड किया जाता है एक पर्टिकुलर ईयर में, और उस देश का वो उस ईयर का जीडीपी होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम टोटल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री सेक्टर्स in a particular year in a particular country is called GDP. I am quite sure GDP is quite clear. एक बार और छोटा सा, तीनों सेक्टर्स में जितना भी गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, फिनिश गुड्स का, उनकी वैल्यू निकाली जाती है, मनी निकाली जाती है, उस मनी को ऐड किया जाता है एक पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर कंट्री में, उसको जीडीपी कहा जाता है। तो इन योर वर्ड, इन योर ओन वर्ड, यू विल ट्राई टू डिफाइन व्हाट यू मीन बाय जीडीपी। जीडीपी को समझने के बाद यहीं पर इसी के साथ में ही हमारे लिए जरूरी हो जाता है, आसान भी रहेगा कि हम जीएनपी को भी समझ लें, जिसको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका क्या मतलब है, देखिएगा, जीएनपी जो है वो बराबर है जीडीपी के, और जब जीडीपी में हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, द इनकम, वो इनकम दैट इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड मतलब बाहर के देशों से। तो बाहर के देशों से भी पैसा हमारे देश में आता है। उस पैसे को आने की चार फॉर्म है, बाहर से पैसा चार फॉर्म में आता है। देखेंगे जरा, पहली फॉर्म कि जो लोग हमारे वहां पर काम कर रहे हैं, अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी सैलरी, उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, जो रिलेटिव्स रहते हैं, उनके पास जो पैसा भेजा जाता है, एक वो फॉर्म है। दूसरा, इंडिया एज ए कंट्री जो दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशन बनाता है, व्यापारिक संबंध स्थापित करता है, उसका जो बेनिफिट आता है, प्रॉफिट जो आता है, एक वो होता है। तीसरा, हम लोगों ने वहां पर बाहर के देशों पर अपनी जमीनों को, बहुत सारी जमीनों को परचेज किया हुआ है, लेकिन विश्व के जो मेन जगह है वहां पर भारत देश ने कुछ हिस्सा जमीन का खरीदा हुआ है और उसका रेंट आता है, या फिर जो यहां पर जो लोग रहते हैं उन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, वहां पर लैंड परचेज की हुई है, उसका जो रेंट आता है वो भी किसी ना किसी सूरत में बाहर से हमारे देश के अंदर आता है। उसके बाद हमने भी एज ए कंट्री बहुत देशों को पैसा उधार में दिया है, उसका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो पैसा बाहर से आता है। तो इस तरह से चार सूरतों में पैसा बाहर से आता है। देखिएगा, सैलरी, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट। तो अब जीएनपी क्या हो गया, जब सारे जीडीपी के अंदर हम जो इनकम एब्रोड से आ रही है उसको जमा कर दें,
तो उसको जीएनपी कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है जो इकोनॉमी में हम बार बार देखेंगे, दैट इज पर कैपिटा इनकम। इसको लिख लेना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, दिस वन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये लिख रखा है मैंने। जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी मैंने आपको पहले बता दिया था। उसका पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितनी भी देश में इनकम है, सिर्फ हमारा पैसा जो जनरेट होता है एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर, उसको मींस टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, पूरे देश की जितनी भी इनकम है, कमाई है, उसको जोड़ दिया जाता है और उसको पॉपुलेशन से, जो देश की पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है, हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। ये तीन टर्म हैं, बार बार हमारे इकोनॉमी के चैप्टर में आएंगे, इस चैप्टर में भी आएंगी, आने वाले जो और अध्याय हैं उनमें भी आएगा। तो पहला है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है जीएनपी, जीएनपी में जब जीडीपी को जोड़ दिया जाता है उस इनकम के साथ जो बाहर से आ रही है 4 सूरतों में। उसके बाद पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। तो इस तरह से इन टर्म्स को समझना हमारे लिए आवश्यक है। इन टर्म्स के बारे में डिटेल से बात करने के बाद हम थोड़ा सा इस अध्याय में आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से, अगर हम इतिहास पर नजर डालें भारतवर्ष के, और न केवल भारतवर्ष के अपितु संपूर्ण विश्व के इतिहास पर नजर डालते हैं, मानव सभ्यता के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हम देखते हैं कि सभी सभ्यताएं, सभी देश सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी ही करती थी। वो इतने एडवांस थे, दे वर नॉट मच एडवांस, दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। Only activity they were aware about, that was agriculture, and agriculture comes under primary activity. It's mean all the people, if you will have a sight, if you have a look on the history, we will find all the ancient civilization including India earlier were totally dependent upon the primary activities. They were doing only primary activity for the fulfillment of their basic needs. But slowly and slowly, as the time changes, as the development process begin, then what happens? The people, the humans started to think, they started to develop how the invention of this, so many inventions took place. पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे बर्बर से सभ्यता की ओर बढ़ गया। तो इसमें हम पॉइंट करने जा रहे हैं जो आपके अध्याय में दिया हुआ है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जब मैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो वह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल चेंज क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया, पहले सारी की सारी सभ्यताएं प्राइमरी एक्टिविटीज किया करती थी, डेवलपमेंट हुई, धीरे धीरे और करना शुरू हो गया। इट्स मीन पहले जो सिविलाइजेशन थी वो ज्यादातर मैक्सिमम प्राइमरी एक्टिविटीज किया करते थे। धीरे धीरे टाइम के साथ थोड़ा सा सेकेंडरी का लोगों ने प्रोडक्शन करना शुरू किया, सेकेंडरी एक्टिविटी का शुरू हुआ, और फिर थोड़ा सा टर्सरी का, सेवाओं का भी शुरू हुआ। व्हेन यू विल सी योर बुक, a bar is given in which the comparison are made। कुछ 2 वर्षों का, बल्कि डेकेड का, दशक का कंपैरिजन किया हुआ है कि जीडीपी में इन सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हम देखेंगे कि चेंज क्या आया। पहले जीडीपी में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, या हमारी जो इनकम होती थी देश की, उसमें प्राइमरी एक्टिविटी का हिस्सा सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि हमारा देश आज भी एग्रीकल्चर कंट्री के रूप में जाना जाता है। हमारे देश की 75%, 75% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो बहुत ज्यादा हिस्सा जो हमारे जीडीपी का है वो प्राइमरी सेक्टर से आता था, और उससे कम सेकेंडरी में आता था, और उससे भी कम टर्सरी में आता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन हुआ, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं चेंजेस,
कि धीरे धीरे जो रेशो है वो टर्सरी का बढ़ गया, सेकेंडरी का बढ़ गया और प्राइमरी का कम हो गया धीरे धीरे। और यह भी माना जाता है व्हेन विल डू कंपैरिजन बिटवीन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए डेवलप्ड कंट्री और ए डेवलपिंग कंट्री, यू विल फाइंड इन डेवलप्ड कंट्री people are more engaged in tertiary sector, in service sector, in comparison to the B sector, and it is considered that this agriculture activity, the country which are indulged in primary sector, that is developing, that is poor. What it's mean nowadays, if you will see the comparison of a decade, in your book it is given very clearly, you will find now with the time, with the passage of time, the contribution in GDP from tertiary and secondary is increasing and primary sector is decreasing. हालांकि आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग जो एम्प्लॉयड हैं, दूसरा जो हिस्टोरिकल चेंज है उसमें दो बातों पे ध्यान देना है। एक तो जीडीपी पे, जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में इन तीनों सेक्टर्स के, मतलब प्राइमरी का क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी का क्या कंट्रीब्यूशन है और टर्सरी का क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। एक तो ये देखना हमने कैसे हिस्टोरिकल चेंज हुआ है। हिस्टोरिकल चेंज क्या हुआ कि टर्सरी और सेकेंडरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है, लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से दूर जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आता है दूसरा एम्प्लॉयमेंट, कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस में है। तो हम देखेंगे अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा लोग जो इंडल्ज हैं रोजगार में वो प्राइमरी में है, फिर सेकेंडरी में है और फिर टर्सरी में है। तो ये हिस्टोरिकल चेंज है। हिस्टोरिकल चेंज को समझने के लिए हमें दो एस्पेक्ट लिए हैं। एक तो लिया है कि किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना होता था, अब कितना है, और हमने पाया कि पहले प्राइमरी का ज्यादा होता था, धीरे 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 सेकेंडरी का और टर्सरी का बढ़ रहा है। हम इस बात को कंक्लूजन ये निकालते हैं कि धीरे धीरे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और धीरे धीरे एग्रीकल्चर की बजाय प्रोडक्शन में और सर्विसेज प्रोवाइड करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ठीक इसी तरह से हालांकि आज भी दूसरा जो हिस्टोरिकल चेंज हम देखते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं किस सेक्टर में। आज भी हम क्या देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज हैं, लेकिन फिर भी टाइम के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इन टेक्निकल एस्पेक्ट, द पीपल आर गेटिंग ट्रेनिंग एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स द टर्सरी सेक्टर। What history is telling, you will see the difference between these two things. तब आप उसको ऐतिहासिक जो चेंज है, बदलाव है, उसको आप समझ पाएंगे। इसके बाद आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगी। आप इसको मेरे जो लेक्चर है जो मैं बार बार दे रहा हूं उसको पॉज करके, ड्रैग करके थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक बार अगर आपको बात समझ में आ गई तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये था हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, और दो एस्पेक्ट में हमने किया। एक एस्पेक्ट था कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी और सेकंड एस्पेक्ट था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एंगेजमेंट ऑफ पीपल में। इसके बाद हम लोग करेंगे कि हमने जो अभी नजर डाली है कि हिस्टोरिकल चेंज कैसे हो रहा है, और हमने देखा कि टाइम के साथ साथ जो टर्सरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। मींस जो इंपॉर्टेंस है किसकी, टर्सरी सेक्टर की, दैट इज राइजिंग, बढ़ती जा रही है। जो तृतीयक क्षेत्रक है आर्थिक का उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो उसके कॉजेज क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमने देखा, पाया, यस टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इफ यू विल सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ पास्ट फ्यू ईयर, यू विल फाइंड many of time this question has been raised. So this you will realize जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है बहुत आसान। टर्सरी सेक्टर आपको समझ में आ गया है कि जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सर्विसेज में आ जाता है हमारा एजुकेशन। फॉर एग्जांपल, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन आई एम टीचिंग, इट्स मीन आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज।
एंड डॉक्टर, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सो सर्विसेज की जो इंपॉर्टेंस है धीरे 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 बढ़ती जा रही है। उसका क्या कारण है, यहां पर हम लोग जानने का प्रयास करें। बड़ा आसान है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहला कि बेसिक सर्विसेज, आधारभूत आवश्यकताएं, इसका क्या मतलब है? आप देखेंगे जैसे जैसे मानव और सभ्य हो रहा है और एडवांस हो रहा है, तो महसूस किया जा रहा है कि भाई बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज दी जाए, और उसके बाद आ रहा है कि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। उसके बाद आ रहा है कि बेटर जो है हमें अम्यूजमेंट के साधन दिए जाएं, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम हो, हमारे पास एडवांस ट्रांसपोर्टेशन हो, हमारे पास इंश्योरेंस वाला सिस्टम हो। ये सारे बेटर कम्युनिकेशन हो, ये सारे के सारे बेसिक सर्विसेज में आते हैं। और आप एक नजर डालेंगे कि इन सारी चीजों की आवश्यकता हमें है, हर क्षण है, हर डे है, हर इकोनॉमी में है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जैसे लोग और सभ्य होते जा रहे हैं और एडवांस होते जा रहे हैं, तो उनको इन चीजों की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आती जा रही है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस जो है टर्सरी सेक्टर की इंक्रीज होती जा रही है। आप देख लें, एजुकेशन, बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। शिक्षा, एक जगह एक कोट लिखा था, यहां पर मैं आपको लोग बताना चाहूंगा, और उस कोट ने मेरे जीवन पर बहुत फर्क डाला था कि पुस्तक पे झुके हुए सिर को, ध्यान देना कि पुस्तक पे झुके हुए सिर को किसी के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप पढ़ेंगे, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो इट इज नॉट वेरी फार अवे व्हेन यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन, यू विल लीड अ वेरी गुड लाइफ। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, हेल्थ की, ये सब चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक हैं। पहले भले ही इनको लग्जरी समझा जाता था, आज की तारीख में 21st सेंचुरी में ये बेसिक सर्विसेज हैं। इन बेसिक सर्विसेज की हर कम्युनिटी को, हर कंट्री को, हर रिलीजन को जरूरत है, इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है टर्सरी सेक्टर की। दूसरा देखेंगे, जो एग्रीकल्चर है और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, इन दोनों में ही टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट हो रही है। दोनों में ही, एग्रीकल्चर में भी आप देख रहे हैं कितनी मशीनें आ गई। पहले लोग मैनुअल वर्क किया करते थे, अब हर चीज के लिए मशीन है, रोपण के लिए, कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, सब चीजों के लिए मशीन है। तो एग्रीकल्चर में इंप्रूव हो रहा है, HYV सीड का इस्तेमाल हो रहा है, नेचुरल और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बट नेचुरल सर्विसेज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फील्ड से एग्रीकल्चर की फील्ड से जहां पर प्रोडक्शन हुआ है, वहां से क्रॉप को उठाना है और उस क्रॉप को मार्केट तक पहुंचाना है, इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, जिसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? सर्विसेज की, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, बेटर रोड फैसिलिटीज होंगी, बेटर रेलवे नेटवर्क होगा, तो और ये सब किस में आता है? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, रोड है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज में। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होगा, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे सर्विसेज आएंगी। और इन सारी सर्विसेजों से क्या जनरेट होगा? ट्रांसपोर्टेशन से क्या जनरेट होगा? पैसा जनरेट होगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? पैसा जनरेट होगा। उस पैसे को जमा कराना कहां होता है? बैंक में। तो बैंक की आवश्यकता पड़ती है, रिस्क खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होता जा रहा है, वैसे वैसे टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। एट लास्ट यू विल राइट, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इज राइजिंग डे बाय डे। सेम वे ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को पहुंचाना है, पहली बात, कच्चा माल पहुंचाना है, सर्विसेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रोडवे चाहिए, रेलवे चाहिए। अब तैयार माल है जो इंडस्ट्री के अंदर, फिनिश जो गुड्स है, उसको मार्केट तक पहुंचाना है, राइट, उसके लिए सर्विसेज चाहिए।
पैसा जनरेट हो गया, बैंक चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, सारी फैसिलिटीज चाहिए। तो इस वजह से जैसे जैसे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट होती जा रही है, वैसे वैसे टर्सरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट है इनकम ऑफ पीपल इंक्रीजिंग। अब पीपल एजुकेटेड है, ट्रेंड है, तो उनकी इनकम बढ़ रही है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लग्जरी की आवश्यकता पड़ती है, वैसे वैसे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, अम्यूजमेंट की। जैसे पैसा है तो आप शॉपिंग करेंगे, मॉल्स में जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, ठीक है, और क्या होगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। या फिर आपको रेस्टोरेंट चाहिए, बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, जो टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। अब बेटर से बेटर हेल्थ फैसिलिटी को अवेल करना चाहेंगे, वो सर्विसेज का पार्ट है। यानी कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, वैसे वैसे और भी ज्यादा सर्विसेज को अवेल करेंगे, और सर्विसेज जो है वो अंडर आता है टर्सरी सेक्टर के। आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर। As the income of the people is increasing, that's why the importance of tertiary sector is increasing. And the fourth one, new subjects like communication, etc. For example, आप देखेंगे मार्केट में मोबाइल फोन की धूम है, मार्केट में कितने कितने सारे जो है आपके गाड़ियां आई हुई हैं, अलग अलग मॉडल्स की चीजें आई हुई हैं, नए सब्जेक्ट्स आए हुए हैं। पहले क्या होता था, आज भी मुझे याद है कि हमें एक मोबाइल टेलीफोन का कनेक्शन लेना था हमारे गांव में। मेरा गांव बेरी है, भीमेश्वरी माता का गांव है, तो वहां पर हमें फोन लेने के लिए 3 साल वेट करना पड़ा था। और आज हम कभी भी जाते हैं और अपना आई कार्ड देते हैं, अपना जो रेजिडेंशियल प्रूफ है उसको देते हैं और कनेक्शन हमें मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं अब जो जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, नया सब्जेक्ट आ रहा है, वैसे वैसे इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 पॉइंट्स आर देयर, लेट मी समराइज इट। बेसिक सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, दीज आर द बेसिक सर्विसेज, दैट्स व्हाई द आंसर की प्रत्येक लाइन के अंत में आपको मेंशन करना होता है। ये अटेम्प्टेशन का एक तरीका है कि आप हर लाइन के आखिर में करेंगे कि दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग। डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड टू द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। इनकम ऑफ द पीपल इज इंक्रीजिंग, दे नीड मोर things for amusement, more services are required, that's why the importance of tertiary sector is increasing. New subjects are coming up, that's why the importance of tertiary sector is increasing. So I'm quite clear, the concept is clear, you just pay attention, look very carefully, write down, and the next point which we are going to discuss now, that is what I have seen now, the length of this video is rising, and what I have been realized in my run of 4-5 days at making video or YouTube, कि जो लेंथ है वो एक लेक्चर की जितना ही कम से कम होना चाहिए। 40 मिनट्स इज मोर देन इनफ। आप एक बार यहां तक का काम करें, आप अपनी नोटबुक देखें, नोटबुक में लिखें, इनको लिखने का खुद लिखने का प्रयास करना है। देखिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो ये आपकी हेल्पिंग बुक होती है, गाइड होती है, ये भी किसी के द्वारा लिखी जाती हैं, और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं, आई प्रॉमिस यू, इफ यू लिसन इट केयरफुली, यू विल ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन योर ओन वे विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ, although it is a literature, you can take help of your textbook, you can take help of the helping book, but at last close the books and write at your own. It will increase your confidence, it will increase your expression skills, and the day will come when you will start to describe more better than those who are writing the books. So this video ends here. I will meet you in the next video, the next part of it, and I will try my level best to accomplish the complete chapter in next video. Till that, thanks a lot, thank you, wait for the next video, thank you.